Yeah, remember that कि in today's class we are going to talk about the French Revolution. आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेके बात करेंगे। और आपको पता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था या फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। एंड रिमेंबर दैट कि उसका अपना जो स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी था। और इस स्लोगन ने काफी ज्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रभावित किया था। और उन्होंने उस रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर ये पोयम मतलब कुछ लाइनें रिवोल्यूशन के ऊपर लिखी हुई है। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रील्यूड बुक सेकंड के, वो प्रील्यूड का हिस्सा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि द प्रेजेंट पोयम इज द पार्ट ऑफ द प्रील्यूड। द प्रील्यूड हमें आपको सबको पता है कि 1805 में लिखी गई है, पब्लिश्ड इन 1850, पब्लिश्ड इन 1850, बुक सेकेंड। तो आपको ध्यान में रखना कि द प्रेजेंट पोयम इज द पार्ट ऑफ द प्रील्यूड जो 1805 में लिखी गई, पब्लिश्ड इन 1850, बुक सेकेंड का यह हिस्सा है। और लाइन नंबर कहां तक, 105 से लेकर 144 तक। लाइन नंबर 105 105 से लेकर 144 तक उसका हिस्सा रही बुक सेकंड में। It was written in 1804 which shows the passion of the poet regarding French Revolution, regarding the French Revolution, regarding the French Revolution. The poet has glorified, glorifid, the zeal, zeal, zeal माने उत्साह होता है। The poet has glorified the zeal of the French people who fought against the tyranny of the king, against the tyranny of the king, and gave the slogan liberty, equality and fraternity. Next point, it attempts to recapitulate the emotion of the enthusiastic, the emotion of the enthusiastic
supporters of the French, supporters of the French Revolution at its commencement, at its commencement, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट इट्स कमेंसमेंट। या प्लीज नोट Sir, Prelude was composed in 1805, but here you have written that it was composed in 1804. या ये जो लाइनें बाद में प्रील्यूड में जोड़ी गई है, ये लाइनें 1804 में लिखी गई थी, बट अल्टीमेटली ये चीज जो है क्या किया कि उसमें जोड़ा गया। और ऐसा नहीं कि 1805 में ही प्रील्यूड पूरा का पूरा लिख दिया गया है। 1805 में प्रील्यूड के लिखना जो होता है वह कंप्लीट होता है, उसके लिखने की शुरुआत तो और पहले से हुई रही होगी ना भाई। अगर कोई किताब 14 किताबों में लिखी गई है तो 14 किताब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में या एक साल में लिख उठेगा, उसका एक बैकग्राउंड लगातार चलता रहता है, जिसमें 1804 में भी कुछ काम हुआ होगा, कुछ 3 में भी काम हुआ होगा, लेकिन 1805 में वो कंप्लीट होती है। तो ये जो पोर्शन आया था ये 1804 ईस्वी में आया हुआ है। यस सर। सर कंप्लीट हो गया। ओके ओके। या एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि द प्रेजेंट पोयम इज द पार्ट ऑफ द प्रील्यूड। ये आपको पहले से ही बता दिया गया है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है कि प्रील्यूड का हिस्सा है। प्रील्यूड ऑटोबायोग्राफिकल एपिक रही है, और कब आई हुई है? प्रील्यूड ऑटोबायोग्राफिकल एपिक थी और 1805 ईस्वी में आई हुई है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है कि द प्रेजेंट पोयम is the part of the prelude. It was written in 1805, published in 1850, और बुक सेकेंड लाइन नंबर 104 से 105 से 144। It was written in 1804, which shows the passion of the poet, shows the passion of the poet regarding the French Revolution. The poet has glorified the zeal of the French people who fought against the tyranny of the king and gave the slogan liberty, equality and fraternity. It attempts to recapitulate the emotion of the enthusiastic supporters, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सपोर्टर्स थे। शुरू में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो जो उसके सपोर्टर्स थे या उनकी इमोशंस को रिकैपिटुलेट, उसको रिकैप्चर या उसको रिकॉल करने का एक बेहतरीन तरीका है। उसमें ये चीजें विजिबल है या मुझे लाइट का यूज करना पड़ेगा? सर क्लियर है। अच्छा ओके ओके, जस्ट लेट मी नो इफ आई यूज दिस लाइट। कोई भी दिक्कत तो नहीं इससे? ओ सर तो जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो यू फाइंड दिस थिंग नाउ आफ्टर टेकिंग कि एक इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक या दो इंपॉर्टेंट लाइन जो पूछी जा चुकी है, जो हम सबको पता होना चाहिए कि आखिर उसमें क्या पूछा गया। जो एक और इंपॉर्टेंट लाइन पूछी गई है उसमें जो बुक में भी दिया गया है कि ब्लिस वाज इट डन टू बी अलाइव करके, ये लाइन पूछा जा चुका। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। या नाउ रिमेंबर दैट कि इसके बाद जो है हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर करेंगे।
और आप ये समझिए कि व्हाइट बोर्ड का यूज करने से चीजें आपको एक तरह से रिवाइज भी हो जा रही है। रिवाइज इन द सेंस कि सारे पॉइंट्स जो है उसको हाईलाइट कर दिया जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे फोकस करना है। सो एक चीज ये है कि इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, या इंपॉर्टेंट लाइंस में सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो क्या है? ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव। यहां पे ध्यान में रखना कि यह जो डॉन है, डॉन का मतलब अर्ली मॉर्निंग। कौन से अर्ली मॉर्निंग की बात करें? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिस सुबह फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी, उन्होंने कहा कि उस सुबह जो है मैं उसका एक हिस्सा था, मैंने उसको देखा और जो है मैं उस समय अलाइव था और यह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। ब्लिस जॉयफुल डे था, दैट वाज अ जॉयफुल डे इन माय लाइफ। तो वो कहते हैं कि ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव। इट शोज व्हाट? इट शोज द इंथुसिज्म ऑफ द पोएट। यह पोएट का इंथुसिज्म शो करता है। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव। उससे के अलावा जो है बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, ये लाइन पूछी जा चुकी है। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर इन द एंड, the place where in the end we find our happiness, our happiness or not at all। ये जो लास्ट वाली लाइन है यह शो करती है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जिस तरह से उसके बारे में लोगों ने सपने सजोए थे कि यह इतना सक्सेसफुल होगा या इस तरह की चीजें होगी, यू विल कम टू नो कि उसकी जो सफलता है वह जो है क्या होती है, बहुत जल्दी दम तोड़ देती है। जिस उद्देश्य के लिए वह आया था उस उद्देश्य में वह सफल नहीं हो पाया। इसीलिए उन्होंने कहा कि द प्लेस वेयर इन द एंड, जिस जगह पे उसको होना चाहिए था, वी फाइंड आर हैप्पीनेस आर नॉट एट ऑल, हमने देखा कि हमें वो खुशियां नहीं मिली। तो हमें वो खुशियां नहीं मिली, या किससे रिलेटेड है? दैट पार्टिकुलर पोएम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दैट पार्टिकुलर पोएम यू कैन से कि उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के द पार्टिकुलर थिंग विच यू फाइंड, कि उसको लेकर उन्होंने बात किया हुआ है। तो इन दिस वे यू फाइंड कि उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेके बात किया है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ये चीजें उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। या नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू नोटेड इट? Yes, sir. ओके। एक और छोटी सी पोयम मैं कवर कराऊंगा जिसका नाम है, इसे इरेज में कर दे रहा हूं। एक और छोटी सी पोयम है जिसका नाम है सोनेट ऑन सोनेट। सोनेट ऑन सोनेट और स्कॉर्न नॉट द सोनेट। स्कॉर्न नॉट द सोनेट। यहां से क्वेश्चन आ चुका है। तो एक तो सबसे पहला चीज कि यह जो सोनेट है, यह सोनेट कब पब्लिश हुआ? इट पब्लिश इन 1827।
It published in 1827. Number 1 point. Number 2 point, it presents Wordsworth's great admiration for the sonnet. As a verse form. Number 3, Wordsworth advises the critics not to criticize the sonnet. The sonnet form. In his view, most of the poets used this form as Shakespeare, Spenser and Milton. About Shakespeare, he said, ही का मतलब वर्ड्सवर्थ, यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है. वर्ड्सवर्थ said that he unlocked his heart in sonnet. About Milton, he said in his hand the thing became trumpet. Trumpet, TRUMPET. ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन तो आपका कि उन्होंने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा कि शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट इन सोनेट. मिल्टन के बारे में उन्होंने कहा कि इन हिज हैंड द थिंग बिकेम ट्रम्पेट. ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सर हो गया. ओके.
या आई थिंक इसमें कुछ ऐसा डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है। उन्होंने इस सोनेट में यही कहा है कि सोनेट की कोई क्रिटिसाइज ना करे, बल्कि जो सोनेट है वह एक इम्पोर्टेंट पोयम का एक जानरा रहा है और बड़े बड़े लोगों ने इसका यूज किया हुआ है। देयरफॉर क्रिटिक शुड नॉट क्रिटिसाइज द सोनेट। और विलियम शेक्सपियर को इन्होंने कहा कि शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट इन सोनेट। और सोनेट जो है क्या हुआ है कि मिल्टन के हाथ में ट्रम्पेट हुआ। ट्रम्पेट का मतलब ये होता है कि बहुत ही बुलंद आवाज के साथ जो है, मजबूती के साथ इसको उन्होंने इसमें अपनी बात को रखा है या उसको एक मजबूती दी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पोयम। Remember that key after taking these two poems, the next poem is what? The next poem is composed upon Westminster Bridge। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। composed upon Westminster Bridge। composed upon Westminster Bridge। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट सोनेट। यह भी एक सोनेट है जिसमें उन्होंने जो है क्या किया, यही एक ऐसा सोनेट है जिसमें उन्होंने लंदन जो सिटी है उसको उन्होंने एडमायर किया हुआ है। कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, इसका नाम भी आपको लग रहा वेस्टमिंस्टर ब्रिज का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। ये जो सोनेट है इट वॉज कंपोज्ड in 1803। दूसरा पॉइंट, when Wordsworth was going from Dover to from London to Dar from London to Dar, he saw the beauty of London in morning. It fascinated him. It fascinated him. In this sonnet, he has presented London, लंदन मतलब ये शहर के पर्पज से, एज अ न्यूली वेडेड वुमेन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये शब्द ध्यान में रखिएगा, न्यूली वेडेड वुमेन। लंदन को उन्होंने एक न्यूली वेडेड वुमेन से तुलना की है। तो कौन सा ऐसा शहर है, सॉरी कौन सा ऐसा सोनेट है जिसमें उन्होंने लंदन की तारीफ की है? कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज 1803 में कंपोज किया गया है। कहां से कहां जा रहे हैं? लंदन टू डार जा रहे हैं। ही saw the beauty of London in morning, it fascinated him. In this sonnet he has presented London as a newly wedded woman, NEWLY न्यूली वेडेड वुमेन, एक ऐसी औरत जिसकी अभी नई नवेली दुल्हन के रूप में उन्होंने उसको पेश किया हुआ है। On the other hand, in the prelude, his autobiographical epic criticized
लंदन फॉर ओवर पॉपुलेशन, फॉग एंड पॉल्यूशन। एंड यूज्ड द फ्रेज, ये भी पूछा जा चुका है, जो आगे फ्रेज लिखने जा रहे हैं। एंड यूज द फ्रेज बैरन स्टोनी डेजर्ट, बैरन स्टोनी डेजर्ट, बैरन स्टोनी डेजर्ट एंड न्यूली वेडेड वुमेन। ये दो फ्रेज हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीजें रही है। एक मैं इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मैं लिख दे रहा हूं जो यहां पे से लिया गया। ही सेज द सिटी नाउ डॉथ, द सिटी नाउ डॉथ, जो शहर है ऐसा लगता है, द सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट, लाइक अ गारमेंट वियर द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का उन्होंने जिक्र किया, वियर द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है, द सिटी नाउ डॉथ, सिटी ऐसा लगता है कि उसने जैसे नई नवेली दुल्हन का कपड़ा धारण किया है। ये जो गारमेंट है ये खुद ब खुद बता रहा है कि वो न्यूली वेडेड वुमेन से उसका जिक्र करते हैं, वियर द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग। और ऐसा लगता है कि जैसे जो ब्यूटी जो मॉर्निंग की है शहर की जो नजर आ रही है वो अपने में स्टुपेंडस है, मार्वेलस है, मैचलेस है। सर लास्ट लाइन में द सिटी नाउ डेथ लिखा है सर कि डॉथ लिखा है सर? डॉथ, DOTH। ओके सर, सर हो गया। ओके। नाउ द नेक्स्ट सोनेट, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। यस सर। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो वर्ड्सवर्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी खासकर छोटी पोयम से। इसीलिए मैं इतना ज्यादा आपको समय दे रहा हूं कि मेरे एंड से कोई पॉइंट छूटा ना रहे। और ये सब चीजें जितना ज्यादा आपको कुछ करना है, एक बार केवल रिकॉल करना, ऐसा नहीं कि इसमें कोई फिलोसफी है, कोई बहुत बड़ा दर्शन है जैसा टिल्टन अबे में था या वुड एंड द इंटीमेशन। लेकिन ये सब चीजें आपको रिकॉल करनी। कभी कभार सिंपल से यही पूछ लेगा कि किसने इसको लिखा था, तो जब पढ़े नहीं रहेंगे तो पता भी नहीं रहेगा ना। शी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट, ऑफ डिलाइट।
सबसे पहला चीज कि ये जो सोनेट है, शी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट, इट्स अबाउट हिज वाइफ मेरी हचिंसन। इट्स अबाउट हिज वाइफ मेरी हचिंसन, HUTCHINSON। नंबर वन। नंबर टू, पोयट ने अपनी वाइफ को कैसे कैसे तुलना किया है? एज अ चाइल्ड शी इज ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक। एज अ चाइल्ड शी इज ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक। नेक्स्ट पॉइंट, एज अ मेड she is free independent and modest as a wife she is moral and intellectual force of fit, FIT, fit. It seems that she is a spirit of heaven. Next, it's a love sonnet. It's a love sonnet. एक इसका लाइन है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एंड yet a spirit still and bright, BRIGST, bright with something of angelic light, with something of angelic light, ANGELIC, angelic light. Now the next, I saw her upon nearer view. I saw her upon NEARER, nearer view. I spirit yet a woman too. I spirit yet a woman too. देखिए मैं यहां से एक्सप्लेन कर दूं कि एंड येट अ स्पिरिट स्टिल, उन्होंने कहा कि वह एक स्पिरिट थी। स्पिरिट का मतलब यहाँ पे एक तरह से उसमें सुपरनेचुरल आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट रहा है। एंड ब्राइट, वह ब्राइट थी, विथ समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, अपनी बीबी में
उन्होंने जब उसको उन्होंने पहली बार देखा था तो कहते वह एंजेलिक लाइट, ऐसा लगता है जैसे उसमें हिवेनली ब्यूटी थी, सेलेस्टियल ब्यूटी थी। फिर कहते हैं आई सा हर अपॉन नियरर व्यू, यानी उसको नजदीक से देखा तब वह मुझे एक स्पिरिट नजर आई और एक उसमें औरत भी नजर आई, एक स्पिरिट और एक वुमेन टू। ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना, आई स्पिरिट अ वुमेन टू, जो एक्सप्लेन करते हैं। सो यू फाइंड दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है या जो आपको फॉलो करना चाहिए कि इन दिस पोयम ही टॉक्स अबाउट, उसके बारे में उन्होंने बात किया हुआ है। Complete, sir. ओके नाउ आई थिंक यू ऑल हैव नोटेड इट, इरेज कर दे। जी सर। किसी ने ना नोट किया हो तो दे कैन टेल मी। Now the next point, it is a beauteous evening, Beauteous, beauteous evening, calm and free, calm and free. It is a beauteous evening, calm and free. And what do you find here that is highly significant? You find that it's a beauteous evening, calm and free. There are certain things which you have to remember. Number one, it was composed in 1802. The poet was the poet was standing near Kailash, a beach in France. He was with his daughter Caroline, Caroline, born with a neat violin. In it,
he depicts, D-E-P-I-C-T-S, D-E-P-I-C-T-S, he depicts D-E-P-I-C-T, he depicts the beauty of sunset. Yeah, now taking another poem, 3 years she grew in sun and shower. आई थिंक यहीं पे कवर करना चाहिए. 3 years she grew in sun and shower. पहला पॉइंट की इट्स अ लूसी पोयम. The form of the poem is lyrical ballad, the lyric ballad, Lyric, lyric ballad, BALLAD. ये जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाने जा रहा है ये पूछा जा चुका है. इट्स सब टाइटल इज एजुकेशन ऑफ नेचर, एजुकेशन ऑफ नेचर गिवन बाय प्रोफेसर पॉल ग्रेव. यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका सब टाइटल क्या है और किसने जो है इसको दिया हुआ है. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ टोपोग्राफिकल पोयम. Poem, a type of poem which shows local color, local color, LOCAL, local color, COLOUR. In the poem, poet imagines that nature will brought up Lucy as a woman. सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इतने पॉइंट कवर कर लेते हैं, खासकर उसका जो सब टाइटल है, और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली यू हैव रेड दिस पोयम इन इंटरमीडिएट, एजुकेशन ऑफ नेचर. So 3 years she grew in sun and shower, another poem है. It's a Lucy poem. The form of the poem is lyric ballad. Its subtitle is Education of Nature, given by Professor Paul Grave. Education of Nature, given by Professor Paul Grave. It's an example of topographical poem. एक ऐसी poem होता है जिसमें एक पार्टिकुलर प्लेस को लेकर के पूरा सेटिंग दिखाया जाता है. जैसे नेचर की दुनिया को लेकर के दिखाया गया है, वहां का पूरा अपना ब्यूटी कैसे कहां हो जाती है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है. और इसमें एक प्रॉमिस भी दिखाई गई है कि इन द पोएम पोएट इमेजिन दैट नेचर विल ब्रॉट अप लूसी. नेचर जो है लूसी को ब्रॉट अप करेगा कैसे, एज अ वुमन. ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं. नेचर विल ब्रॉट अप लूसी एज अ वुमन.
Yeah, have you noted it? Yes, sir, done it. Okay. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो लूसी पोयम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन सी लूसी पोयम है, LUCY, लूसी पोयम। सबसे पहला पॉइंट है कि लूसी पोयम्स वर कंपोज्ड इन जर्मनी। जब वो जर्मनी की गए थे तब उन्होंने कंपोज किया था। एट हार्ट्स फॉरेस्ट, एट हार्ट HORTZ, एट हार्ट्स फॉरेस्ट। एक पॉइंट, हार्ट्स फॉरेस्ट में रिटर्निंग जर्नी फ्रॉम फ्रांस, रिटर्निंग जर्नी फ्रॉम फ्रांस। नंबर 2, जो लूसी पोयम्स है इसमें से कौन कौन सी है, फॉलोइंग पोयम्स कम, फॉलोइंग पोयम्स कम अंडर लूसी पोयम्स। कौन कौन सी पोयम्स लूसी पोयम्स में आती है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला कि अस्लम्बर डिड माई, अस्लम्बर SLUMBER, अस्लम्बर डिड माई स्पिरिट SPIRIT, डिड माई स्पिरिट सील। नंबर 1। नंबर 2, strange fits of passion have I known, strange fits of passion have I known। Number 3, I traveled among untrodden, the untrodden ways, ways। Number 4, 3 years she grew in sun and shower, in sun and shower। Number 5, she dwelt
DWELL, she dwelt, DWELLT, she dwelt among the untrodden ways, untrodden ways। यहां पे नोट करके ये जो तीसरी पोयम है इसको छोड़ करके पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ये सब का सब कब कंपोज किया गया है? ये सब लूसी पोयम है जो 1799 में कंपोज की गई थी। दीज पोयम्स लीविंग थर्ड नंबर I traveled among the untrodden ways, were composed in 1799 and published in second volume of lyrical ballad। सेकेंड वॉल्यूम कब आया था? 1800 में। और जो आई ट्रेवल्ड एमंग द अनट्रॉडन वेज है ये कब पब्लिश, ये कब लिखी गई? 1801 में। और जो थर्ड नंबर है, आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन लिखा है बुक में जी। आई ट्रेवल्ड एमंग द अनट्रॉडन वेज, बुक में अननोन मैन लिखा है क्या? पोएम का नाम जो थर्ड नंबर पे लिखा है सर। हाँ, आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन लिखा है सर, थर्ड नंबर जो बुक का नाम, पोएम का नाम है, जो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था ना। जी सर, थर्ड नंबर जो लिखा है आई ट्रेवल्ड एमंग द अननोन मैन लिखा है सर। हाँ, जो वहां पे उसको एक्सप्लेन किया गया है वहां की टाइटल में भी, उसको अभी मैं जब यहाँ पे देखा तो मुझे करना, ये अनट्रॉडन वेज ये सही टाइटल है। अननोन मैन जो है वो सही नहीं, उसने उसको सिंबॉलिक, वो वहां पे वो सेंस वही निकलता है, लेकिन जो करेक्ट टाइटल है वो यही टाइटल है, आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रॉडन वेज। अनट्रॉडन वेज का मतलब एक तरह से ऐसे रास्ते पे जहां कोई नहीं गया हो, जहां पे किसी का आप कह सकते हैं कि कदम ना पड़े हुए, अनट्रॉडन वेज। सो ये चीज, और एक कब आई हुई है? इट केम इन 18। Sir, I think it would be untrodden men, and the last one, she dwelt among the untrodden ways. लास्ट सी कौन सा? जी सर, she dwelt among untrodden ways, लास्ट वाला। It would be untrodden men. No, unknown men. ओके, यहां पर भी दो बार, शी डेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, शी डेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, ठीक है। आई ट्रेवल्ड अमंग द Unknown men. इट मीन्स दैट कि यहां पर दो बार रिपीटिशन हुआ दिस पार्टिकुलर थिंग। ओके, इट रिफर्स टू अननोन मेन। ये चीज जो है दो बार यहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से अननोन, UNKNOWN, अननोन मेन 1801। ओके, इट मीन्स दैट कि ये चीज जो है ये जो यहाँ पे है दैट इज इंटायरली डिफरेंट टू द लास्ट वन कि शी ड्वेल्ट among the untrodden ways, that is another means that refers to Lucy। I traveled among the unknown men, it refers to whom? It refers to William Wordsworth। when he was in Germany there was no one with him। तो वो चीज जो है, और वो जो अननोन मेन है या जो उन्होंने इशारा किया है, परहैप्स जो भी उनके साथ उस समय कंपनी में रहा हो, उनकी सिस्टर भी रही है,
और हो सकता है यह इमेजिनेटिव डाटर को भी उन्होंने किया हुआ हो। सो इन दिस वे यू फाइंड दैट कि जो लूसी पोयम है कहां पे कंपोज किया गया, जर्मनी में, हार्ज फॉरेस्ट, रिटर्निंग फ्रॉम वेयर, रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस, जब वो फ्रांस से वापसी कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये सब क्या है लूसी पोयम्स में, ये 5 पोयम्स, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, आई ट्रेवल्ड एमंग द अननोन मेन। ये देखिए, ये हमने जो है एक तरह से कहा जाएगा ये ब्लंडर हो गया था, ये चीज अगर आप लोगों ने ना बताया होता तो काफी हो जाता। अननोन मेन एक्चुअली में मेरे माइंड में बस अनट्रॉडन वेज चल रहा था, बट आई फॉरगॉट कि आई हैव आल्सो मेंशन्ड कि हियर अनट्रॉडन वेज। तो आई ट्रेवल्ड एमंग द अननोन मेन, ये 1801 में आता है, जो कि लिरिकल बैलेट के बाद उसका क्रिएशन। बाकी लूसी पोयम में 4 पोयम क्या होता है 1799 ईस्वी में कंपोज किया जाता है, 1800 ईस्वी में यह लिरिकल बैलेट में आता है, जब वर्ड्सवर्थ ने उसमें प्रीफेस जोड़ा हुआ था उसके सेकेंड वॉल्यूम में। और एक चीज ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वॉल्यूम में लूसी पोयम नहीं आया हुआ, फर्स्ट वॉल्यूम जो आपका था 1798 ईस्वी में, जिसमें यू फाइंड टिंटन अबे एंड सो मेनी थिंग। So in this way you ultimately come to know about what? You ultimately come to know लूसी पोयम्स में क्या क्या चीजें रही हैं या कैसे जो है हमें उसे समझना है। इसमें से जो है अ स्लम्बर डे माई स्पिरिट सील, दिस इज द शार्टेस्ट पोयम, शार्टेस्ट पोयम हैविंग 8 लाइन्स। यह शॉर्टेस्ट पोयम है और इसमें टोटल जो लाइनें हैं कितनी है, 8 लाइन है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं, सब उन्होंने लूसी की लाइफ को लेकर, किसी में उसकी डेथ को लेकर, किसी में उसकी परवरिश को लेकर, तो जिस कॉटेज में वो रहती थी वहां पे गस्ट ऑफ एयर आया तो कैसे उन्होंने फील किया, उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने बात किया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सब किसको कवर करता है, लूसी पोयम को कवर करता है, जहां पे हमें ये बात करनी थी। नाउ द मीन्स और शाम को जो बच्ची पोयम है छोटी सी, वो शाम के ऐसे लिए लगते हैं आज हम कंप्लीट करेंगे, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और वी विल मीट टुमारो, कल हम लोग जो मॉर्निंग सेशन में आपके यहाँ लेंगे, तब प्रील्यूड है, एक्सकर्जन है, बॉर्डर है, ये 3 वर्क। तो मोस्ट प्रोबेबली आई होप कि टुमारो वी विल फाइनलाइज या वी विल कल को इनको कंक्लूड कर देंगे या तो ठीक है। बाकी मैंने जो कहा